कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।
चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो शाम का हमारा सेशन होता है उसमें आगे बढ़ते हैं और मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ। हम लोग ग्रहणी पे बल्य चिकित्सा ये इस विषय पे बात करते आ रहे हैं। आज 5वां उसका पाठ पढ़ना है और दूसरा बात है कि आप लोग भी श्रेष्ठ चिकित्सक हैं सब, तो आप लोग भी अपना अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं वह किसी ना किसी रूप में सभी को काम आता है। और फिर क्या है ना कि नॉलेज जो है एक दूसरे को बांटने से बढ़ता ही बढ़ता है। अगर आप संचय करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। अभी हमने अलग अलग कल्पनाएं पढ़ी ग्रहणी को बल देने के लिए। अगर हम लोग नारसिंह नाम का जो चूर्ण है, नारसिंह चूर्ण, तो नारसिंह चूर्ण जो है भेषज रत्नावली में बाजीकरण अधिकार में वर्णित है। नारसिंह चूर्ण जो है यह इसमें गोक्षुर है, विदारी है, शतावरी है, ऐसे मधुर रसात्मक ग्रहण करने वाले रसायन द्रव्यों के साथ में भल्लातक है, चित्रक है, कृष्ण तिल है, ऐसे कटु रसात्मक द्रव्य भी हैं। जो ये जो कटु रसात्मक द्रव्य है यह अग्नि दीपक है, स्त्रोतोशोधक है और रसायन द्रव्य, और ये लगभग सम प्रमाण में डाला है। मतलब गोक्षुर जितना डाला है, विदारी, शतावरी, उतना ही भल्लातक भी डाला है, चित्रक भी डाला है, काला तिल भी डाला हुआ है। जब तिल और भल्लातक का संयोग हो जाता है तो अर्श में अग्नि दीपन करने के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। तिल और भल्लातक का चूर्ण, तिला अरुष्करम संयोगम भक्षेद अग्निवर्धनम कुष्ठ रोग हरम श्रेष्ठम अर्षसाम नाशनम परम, ऐसा चक्रपाणि दत्त जी ने चक्रदत्त नाम के पुस्तक में बोला है कि जब तिल, काला तिल और भल्लातक का चूर्ण सम प्रमाण में हम लोग प्रयोग करते हैं तो अर्श में ये अग्नि दीपन करता है। तथा जब हम नारसिंह चूर्ण जिसमें गोक्षुर है, विदारी है, शतावरी है, ऐसे मधुर रसात्मक द्रव्य और कटु रसात्मक द्रव्य जैसे भल्लातक है, चित्रक है, काला तिल है, ये सब जब हम मिक्स करके देते हैं तो ये ब्रीहण भी करता है और अग्नि को मंद भी नहीं होने देता है। मतलब अग्नि को भी बढ़ाते जाता है, ब्रीहण भी करते जाता है। और इसके फलश्रुति में, नारसिंह चूर्ण के फलश्रुति में क्या बताया है कि ये अर्श रोग में, उदर रोग में, जहां पर अग्निमांद्य स्त्रोतरोध प्रधान व्याधि है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से हमारे पास जब पेशेंट वातज ग्रहणी के आते हैं जिसमें रोगी प्रतिदिन शुष्क हो रहे हैं, सूख रहे हैं, वायु का इतना ज्यादा प्रकोप हो रहा है, उनका भार क्षय हो रहा है, बल क्षय हो रहा है, तो शुरुआत में आम पाचन करने के बाद इस चूर्ण का हम लोग बाद में उपयोग कर सकते हैं। जब कफज ग्रहणी के पेशेंट आते हैं जिनका भार क्षय नहीं देखा जाता है, जैसे कि अकर्षस्य दौर्बल्यम, मतलब वो कृष तो नहीं होते जाते हैं, सॉरी अकृष्ट होते हैं, मतलब वहां पे कफज ग्रहणी में वो देखने में वैसे के वैसे ही दिखते हैं लेकिन दुर्बलता बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे रुग्णों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और यह कल्प जो है नारसिंह चूर्ण वाजीकर होता है। और कफज ग्रहणी में जब बोला जाता है कि स्त्रीषु अहर्षणम, मतलब स्त्रियों के प्रति उनका अट्रैक्शन कम होता जाता है, तो इसमें जो वृश्य दवाएं हैं, गोक्षुर है, विदारी है, शतावरी है, तो स्त्रीषु अहर्षणम ये जो कंडीशन है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस तरह से ग्रहणी पे बल्य चिकित्सा हम लोगों ने जब देखा तो उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समराइज करते हैं कि इसमें हमने ग्रहणी प्रकरण में बल देने वाली विभिन्न औषधियों का अभ्यास किया। यह सभी औषधियां बल्य कर्म समान नहीं है, लेकिन इसमें बल
इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में बल देती है। ग्रहणी बल्य औषधियों में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? तो हम लोगों ने पहले क्या देखा था कि जो भी हमें बल्य देना है ग्रहणी के लिए, तो हमने 6 क्राइटेरिया लगाया था। जैसे कि लघु गुण प्रधान होना चाहिए, उसमें आग्नेय और वायव्य स्वभाव वाले द्रव्य होने चाहिए, कफ और रक्त धातु को प्राकृत करने वाले, क्योंकि ग्रहणी कला जो बना है कफ और रक्त धातु से ही बना हुआ है। तो ग्रहणी कला जो है पित्त धरा कला, षष्ठी पित्त धरा कला, तो वह कफ दोष और रक्त धातु को प्राकृत करने वाली सारी दवाइयां चाहिए। फिर विकृत अब्द धातु का मतलब जो बहुत ज्यादा द्रव है उसको शोषण करने वाली दवाइयां चाहिए। और जो शैथिल्यता आ गई है, हम लोगों ने ग्रहणी कला में क्या पढ़ा था, म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, मस्कुलरिस लेयर, सेरोसा लेयर, वो जो लेयर्स हैं एक एक जो ग्रहणी कला में हमने पढ़ा था, उनको वहां पे कैसे है कि हमें शिथिलता दूर करना है, दुर्बलता दूर करना है, वहां पे जो सिक्रीशन होना चाहिए उसको बल मिलना चाहिए। तो वैसे जो द्रव्य का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो वो वृक्ष द्रव्य जितने भी हैं और रसायन है, ऐसे द्रव्यों का जो प्रयोग करते हैं, तो वहां एक एक सेल जो है रिजुवनेट हो जाता है। आप लोग के स्क्रीन पे अभी दिखेगा, 2 मिनट रुके। अगर ग्रहणी कला डिओडिनम के लेयर, जेजुनम, इलियम के लेयर्स अगर हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकली देखें, तो आप लोग के स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा होगा कि विलाइस दिखते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है एनाटॉमी में, तो विलाइस रहते हैं, सेरोसा लेयर, फिर मस्कुलरिस लेयर। तो ये सारे लेयर्स को ताकत देने वाला द्रव्य होता है। वहां पे विकृत अब्द धातु का शोषण करने वाले द्रव्य चाहिए। शैथिल्यता के कारण जो स्त्रोतोरोध हो गया है उसको दूर करने वाली दवाई चाहिए। और मांस धातु अग्निवर्धन और मांस धातु को, क्योंकि ये मांस धातु से बना हुआ है, मांस धातु को बल देने वाली चिकित्सा चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि तक्र जो होता है, छाछ होता है, वो मुख्य रूप से लघु होता है, आग्नेय होता है, ग्राही होता है, स्त्रोतोशोधक करता है और स्त्रोतों में स्थित अवरोध को दूर करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब पूरी तरह से विष को निकालता है और यह ग्रहणी को बल देता है। दूसरा कल्प हमने परपटी कल्प पढ़ा था। तो परपटी कल्प जो होता है वह आहार रस पे काम करते हुए आहार उत्तम गुणवत्ता का आहार रस बनाता है। परपटी कल्प आग्नेय होते हैं और अग्नि बढ़ने से ग्रहणी अवयव जो है वहां पे उपस्तंभित हो जाता है, उपबृहित हो जाता है और ग्रहणी को बल प्राप्त होता है। इसी तरह से हमने क्रव्यात मांस रस पढ़ा था। जो कार्निवरस एनिमल्स है उनका जो मटन का मांस है वो मांस धातु को बल देता है। वो अगर पॉसिबल है तो वो दिया जाए और नहीं है तो परपटी कर दिया जाए। उसी तरह से हमने चांगेरी घृत पढ़ा है। वो अग्नि दीपक है, वातानुलोमक है, मांस धातु को बल देने का कार्य करता है। चांगेरी घृत और मूषक तेल यह मांस धातु को दृढ़ करते हैं। तो अगर मूषक तेल का पॉसिबल है तो नाभि पूरण कर सकते हैं, बस्ती दे सकते हैं, लेकिन ऊपर से तो लेना पॉसिबल नहीं है। और जहां पर भी मांस गठित ग्रहणी अवयव है उसका शिथिलता को यह मूषक तेल या चांगेरी घृत पूरी तरह से ठीक कर देता है, बल प्रदान कर देता है। इसी तरह से वसंत कल्प हमने पढ़ा है, लघु मालिनी वसंत, स्वर्ण मालिनी वसंत। यह रस रक्त धात्वग्नि दीपक होता है, सारे धात्वग्नि का दीपन कार्य करता है, स्त्रोतस का शोधन करता है और आहार रस का परिपोषण क्रम को सुधारते हुए ग्रहणी को बल प्रदान करता है। और वसंत कल्प जितने भी है रक्त धातु पे विशेष रूप से कार्य करते हैं और आंत्र की उत्पत्ति रक्त धातु और कफ दोष से हुई है। तो वहां पे कफ दोष को प्राकृत करना और रक्त धातु को बल प्रदान करना, उसमें वसंत कल्प। आपके पास जब भी ग्रहणी के पेशेंट आते हैं आईबीएस के, तो आप ट्रीटमेंट करने के बाद उनको बल देने वाला ये दवाई देंगे, उनको फिर से लाइफ में कभी भी ग्रहणी रोग नहीं होगा। उसी तरह से हमने मोदक कल्पनाएं पढ़ी, मेथी मोदक पढ़ा, अग्नि कुमार मोदक, जेरकादि मोदक, मुस्तकाद्य मोदक या सौभाग्य शुंठी पाक का मोदक। मोदक कल्पना या अवलेह फॉर्म में हम पिपल्यादि रसायन, पिपल्यादि अवलेह हम ऐसे जब द्रव्य देते हैं या नारसी चूर्ण जैसे द्रव्य देते हैं तो अग्नि दीपन होता है, ब्रिहण होता है, वृश्य कार्य होता है, उसी तरह से रसायन कार्य होता है। तो ये ग्रहणी को बढ़ा देता है, मतलब ग्रहणी की कला को ठीक कर देता है, ग्रहणी को बढ़ा देता है, मतलब जो सेल्स डैमेज हो गए उनको रिजुवनेट करता है, रीजनरेट करता है। और इससे मनुष्य का वेट गेन होने लगता है, भार वृद्धि हो जाता है और ग्रहणी व्याधि जनित कार्श्य रोग जो रहता है वह ठीक हो जाता है। कृषम प्रायो अभिधावंती रोगाश ग्रहणी कथा। जो इंसान कृश है, बहुत पतला है, दुबला है, कृश है, तो उसको ग्रहणी रोग होता ही होता है। तो जब हम लोग ये सारे कल्पनाएं देते हैं तो वह
भार उसका बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। इसके साथ में मुझे ये कहना है कि घृत कल्पनाएं जो हैं, यहाँ पे चांगेरी घृत है, बाकी भी जो हम लोग महातिक्त घृत है या फिर शतावरी घृत है, विदार्यादि घृत है, कपिकच्चु सिद्ध घृत है, अश्वगंधा घृत है, वो घृत कल्पनाएं भी दें तो बहुत अच्छा पेशेंट को फायदा हो जाता है। उसी तरह से ग्रहणी के और क्या है, ग्रहणी रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे ग्रहणी और जितने भी त्वचा रोग हैं वो होते हैं, ग्रहणी और इनफर्टिलिटी, ग्रहणी और अर्श, ग्रहणी और मतलब स्वतंत्र रूप से या परतंत्र रूप से जब ग्रहणी और भी बीमारियां एसोसिएटेड रहती हैं बीमारियां, तो उनमें भी हमने ग्रहणी को बल दिया तो बाकी दूसरी बीमारी, क्योंकि जो भी आहार रस बन रहा है वो ग्रहणी कला से ही पूरी तरह से पाचित होकर फिर आगे बनता है। तो आहार रस हमने अच्छा बनाया, ग्रहणी कला को मजबूत किया, सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो और ऐसा बताया है कि ग्रहणी के रोगी को ठीक करके बल देने में कम से कम 1 संवत्सर, 1 साल का टाइम जरूर देना चाहिए। आपको पहले ही पेशेंट को बता देना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि हम 1 दिन में या 1 हफ्ते में ठीक करेंगे तो वो गलत बोल रहे हैं आप। पूरा ये ग्रहणी कला को, पित्तधरा कला को ठीक करने में 1 साल लगता है, ऐसा आप लोग को बता देना चाहिए। अभी आप लोग बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? कौन बोलेगा? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कुछ गुड एक्सप्लेनेशन इवनिंग करिए। सर। जी मैम। हाँ जी सर, गृहिणी तो जैसे आपने बताया बहुत बढ़िया बताया सर, और नारसिंग चूर्ण का बताया। नारसिंग चूर्ण अभी तक कम यूज किया था, तो मुझे भी लग रहा है कि नारसिंग चूर्ण भी मैं ज्यादा यूज करती हूँ, देखती हूँ। पहली बात है। दूसरी बात है कि गृहिणी चिकित्सा का ये तो है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कहने को होता है कि सिंपल सा छोटा सा हुआ है, बहुत बड़ा है, तो टाइम तो लगता है सर। और अभी तक जो ट्रीटमेंट करती थी वो मेनली हो रहता था, जैसे दिमाग में रहता था कि ये भी व्याधि ठीक हो जाए या सिम्टम चले जाएं। अभी तक 100% ग्रहण ही ऐसे नहीं किया है, मतलब क्योंकि एक पेशेंट थी, जब तक तो दवा खा रही थी तब तक तो उनका ठीक रहता था, पर उनको जैसे दवा छोड़ती है उसके कुछ टाइम बाद उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनके केस में सर मैं अब इन चीजों को यूज करूंगी, लंबा चलाऊंगी उनका, जैसे वो और 15 दिन महीने भर खा के चक्रधर छोड़ में, दे। हाँ, चक्रपाणी दत्त जी ने क्लियरली बोला है कि ग्रहणी के रोगी को 1 संवत्सर मतलब 1 साल ट्रीटमेंट देना ही देना है। हर वैद्य को परम धर्म है कि 1 साल ट्रीटमेंट दीजिए, शॉर्टकट नहीं, पूरा देना है। होता क्या है, जब आराम आ जाता है ना, पेशेंट बोलता है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है, और मैंने देखा है कि 2-3 महीने बाद उनका पहले फिर से डिप्रेशन शुरू होता है, फिर कुछ टाइम बाद उनका फिर से ग्रहणी वाले साइन सिम्टम शुरू हो जाते हैं कि कई बार मोशन जा रहा है और डिप्रेशन बहुत ज्यादा फील करती हैं, और जैसे ही ठीक होते हैं तो छोड़ देती हैं। लेकिन अब मैं उनको बोलूंगी कि नहीं, आप ठीक भी हो जाओगे तो भी 1 साल तक दवा खानी है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपने ग्रहण के पेशेंट में किस तरह से विचार किया है, क्या सोचा आपने, कैसे ट्रीटमेंट किया है? वैसे बल्कि मैं आपसे कुछ और पूछना ये चाह रही थी, जैसे आप बता रहे थे कि ग्रहणी को हम अलग अलग डिजीजेस से वो कर सकते हैं, ग्रहणी और अर्श, ग्रहणी इनफर्टिलिटी, त्वचा रोग ग्रहणी, इसी तरह क्या मानस रोग और ग्रहणी, इसको भी ले सकते हैं? और कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो हम लोग ग्रहणी की चिकित्सा करते जितनी हैं भी तो बीमारियां हैं मैडम जी, उनमें आराम आता है? जितनी भी बीमारियां हैं उसमें ग्रहणी दृष्टि होता ही है। सारी बीमारियों में ग्रहणी को जरूर कंसिडर। अंजना मैम को देखिए, वो हमेशा कोई भी बीमारी में ग्रहणी को ठीक करती हैं। हर बीमारी में ग्रहणी जड़ होता है बीमारी का। जी। जी मैम। कभी पेशेंट जो है जिसको कि टाइफाइड हो चुका होता है या ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री मिलती है, तो उसमें भी जब इससे हम चिकित्सा करते हैं अपने आयुर्वेद के अनुसार, तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। और जो तक्र का आपने प्रयोग बताया, तो पथ्य में अगर हम लोग तक्र दे रहे हैं और यूज दे रहे हैं तो ग्रहणी मतलब पथ्य का फॉलो करना बहुत जरूरी है, केवल मेडिसिन से ये नहीं हो पाता। ये एक्सपीरियंस था कि जब भी ग्रहणी की चिकित्सा करें तो पथ्य फॉलो करना बहुत जरूरी है। और जो आप 1 साल का समय दे रहे हैं, तो पूरा 1 ईयर में पूरा 1 साल तो पेशेंट इतना नहीं वो करता, बट 2 महीने 3 महीने लगातार जो है वो पथ्य फॉलो करे तो अच्छा है। तो फिर वो पूरा ठीक नहीं होगा मैम, वो बार बार आते रहेगा, बार बार आते रहेगा। अगर वो उसको टाइम नहीं फॉलो लेगा अप तो वो में 10 साल लेगा। मैंने अपने जी, सर लोगों के पास देखा है, 30 साल से पेशेंट आ रहे हैं, वो कभी ठीक ही नहीं होते। तो पूरे 1 साल में आप किस तरह डिवाइड करते हैं सर उसको?
आप उनको बोलिए कि हम आपको ठीक तो कर देंगे सिम्टोमेटिकली, लेकिन ऐसे लेयर बना के दिखाइए कि इनको रिपेयर होने में 1 साल लगेगा। जी आप उनको रसायन के रूप में कुछ ऐसे दे दीजिए, परपटिकल तक्र को सेवन कराना, घृत कल्पना, और एक एक महीने बाद फॉलोअप लेते रहिए। और पेशेंट नहीं लेते ऐसा नहीं सोचना है, हमारी बात मानेंगे पेशेंट, क्योंकि उनको तकलीफ होती है, उनको समझाना है कि आपको ये तकलीफ है। कुछ पथ्य तो उनको लाइफ लॉन्ग के लिए बताना पड़ता है सर, जो उनकी हाँ मतलब अपथ्य का सेवन जो वो करते आए हैं, जिससे कि वो प्रेसिपिटेट हुआ उनको ग्रहणी, तो उस अपथ्य सेवन को तो उनको लाइफ लॉन्ग करना है। फिर हम ये कर सकते हैं कि हाँ, फॉलोअप के लिए उनको एक बार 1 साल बाद भी बुलाएं और उनसे पूछें कि अब आपके कैसे वो हैं। तो पथ्य का सेवन वो ना करें, ऐसा कह के उनको हम लोग छोड़ सकते हैं कुछ ट्रीटमेंट के बाद। जी अभी इसमें कैसे हर तरह के अलग अलग मन वाले पेशेंट होते हैं, प्रकृति वाले, जिनको ठीक रहना है वो हमारी बात मानेंगे, जिनको शॉर्टकट करना है तो वो तो 10 डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कभी हमारे पास कंटिन्यू नहीं करते हैं। जी। और डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, थैंक यू मैम, वंदना मैम। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप क्या कहेंगे इस पे, ये विषय जी पे? सर, जी सर, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम सर। जहाँ तक ग्रहणी को बल देने की बात है, वो मेरा पर्सनल अनुभव है मेडिसिन का। इसमें कहरवा पिष्टी का बहुत बढ़िया देखा गया है कि कहरवा पिष्टी बल्ले भी होता है, और जो हमारा ग्रहणी है उसका अब्सॉर्प्शन भी बढ़ाने का काम करता है, इमल्मेशन भी करता है। तो हम जो देते हैं उसमें कहरवा पिष्टी, मोती पिष्टी, थोड़ा सा अब्रक वस्त्र सहस्त्र पुटी डालते हैं जो सूक्ष्मगामी होता है। ये तो सर आप बार बार जो बोल रहे हैं कि पेशेंट को पेशेंस रखना पड़ेगा, उसको जब तक अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है तब तक हम उसकी चिकित्सा पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। और डेफिनेटली सर इसमें लगता है, और साथ में निदान परिवर्जन ये भी बहुत जरूरी है। हम कितना भी अच्छी से अच्छी दवा दे दे, उसको सही कर दे, अगर वो निदान परिवर्जन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उसको रिपीटेशन भी होता है। सर मुझे एक चीज आपसे पूछना है, प्लीज थोड़ा बताइए, ग्रहणी और संग्रहणी वो हम कैसे थोड़ा सा किस रूप में लेंगे दोनों ऐसा को? बोला गया है ना कि अगर ग्रहणी रोग जो है वह अगर क्रॉनिक हो जाए, 1 साल से ज्यादा वो बीमारी रहे, तो वह संग्रहणी में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। जैसे ग्रहणी रोग में हम लोग पढ़ते हैं मोहरबद्धम मोहद्रवम मल प्रवृत्ति, लेकिन संग्रहणी में तो आंव आता है, इतना पेट का तकलीफ होता है। और आगे बताया घटी यंत्र, ऐसा भी एक शब्द बोला है अपने माधव निदान में, तो घटी यंत्र हो जाता है, पेट फुला रहेगा, और उसमें मतलब वो पूरा डैमेज हो जाता है। पेशेंट बोलते हैं, मतलब मैंने प्रैक्टिस में सुना है कि पेशेंट जो भी खाते हैं ना, तो बोलते हैं भिंडी वैसे का वैसे ही निकलता है, बचता ही नहीं है। भिंडी के बीज आते हैं, बैगन आता है, आलू आता है। जी, जैसा अन्न खाता है वैसा उसको निकलता है, मतलब मल का जो एक स्वाभाविक जो मल होना चाहिए पूर्ण रूप से पाचित हुआ वैसा नहीं निकलता है। अच्छा सर, तो इसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है, इसको हम तो संग्रहणी से मतलब संग्रहणी से कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन संग्रहणी मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो रक्तज प्रवाहिका के भी आते हैं, पक्वाशयगत वात के भी, रक्तज प्रवाहिका के सारे सिम्टम्स देखिए मैच होते हैं, या पक्वाशयगत वात होता है, या फिर कुष्ठ रोग और लार्ज इंटेस्टाइन, कुष्ठ रोग जैसे पूरा, मतलब वो अंदर से कोलोनोस्कोपी में दिखता है, कुष्ठ रोग जैसा हो गया पूरा अंदर। आईबीएस को सर कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? आईबीएस को हम ग्रहणी रोग में बोल सकते हैं, बराबर है। जी जी, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि खाना खाए, पानी पिए कि वॉशरूम को गए, पानी पीते ही उनको सेंसेशन आना, इरिटेशन होता है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, खाना खाते ही भागना पड़ता है। जी जी। और उसमें कैसा होता है, अर्जेंसी एंड हरीनेस। अर्जेंसी मतलब तुरंत वॉशरूम जाना है, और हरीनेस मतलब बहुत जल्दी जल्दी भागना है, बहुत जल्दी, अर्जेंसी एंड हरीनेस है। और एक बात और भी होती है सर, उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, मतलब मोशन जाके आएंगे भी ना तो फिर भी बोलेंगे कि वो एक संतुष्टि जो होती है कि हाँ पेट साफ हो गया, वैसा भी ये भी लोग बोलते ये हैं। प्रवाहिका में बोला है, कृत्य अपिकृत्य संहिता, जाके भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और प्रवाहिका हुआ या अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें क्या होता है कि अंदर छिल जाता है सिग्मोइड कोलोन के पास, जब छिल जाता है तो बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस निकलती है बहुत ज्यादा, प्रोटेक्ट करने के लिए और ज्यादा छिल ना जाए,
और फिर क्या होता है कि वो म्यूकस जो जमा रहता है तो बॉडी उसको निकालने का कोशिश वो प्रवाहन और करता है, जितना प्रवाहन करेगा उतना वायु का प्रकोप होगा, वायु ऊपर जाएगा और वहां पे और मतलब ये होगा, मतलब अटका हुआ है कुछ। पेशेंट को हर समय फीलिंग होता है कि अब कुछ तो अटका हुआ है, और जब जाएगा तो कभी ब्लड आएगा, कभी म्यूकस आएगा, पेशेंट परेशान रहता है बहुत ज्यादा। जी सर, बिल्कुल सही बोले, इस तरह का ही सिम्टम्स लेके आते हैं वो लोग। सर ये ग्रहणी के में परपटी कल्पना और जो सुधा कल्प है बहुत ही इफेक्टफुल है। मतलब सूक्ष्मगामी भी होता है और जल्दी रिजल्ट भी आता है, और पेशेंट अगर मतलब निदान परिवर्जन करता है तो डेफिनेटली इसको देखे हैं कि अच्छा हो जाता है पेशेंट। जी। और आप जी लोगों सर। ने देखा होगा, शशि मैम हमेशा पूछते हैं भूख लगने पे खाना खाते हैं कि बिना हाँ भूख के खाना खाते हैं। तो सारे पेशेंट ग्रहणी के रोगी होते हैं ना, वो बिना भूख के ही खाना खा रहे होते हैं, बिल्कुल जबरदस्ती सर। ठूस ठूस के खा रहे होते हैं। ग्रहणी नहीं सर, आज के समय में तो 90% लोग की यही होती है कि खाना खा रहे हैं, वो टाइम से खाना खाते हैं। मतलब उनको भूख से कोई संबंध नहीं है, टाइम हो गया तो खाना खाना है, ऑफिस जाना है इसलिए खाना खा के निकल गए, रात हो गया तो खाना खा लेते हैं, इस टाइप का ही है 90% लोग। हम आयुर्वेद में ही बहुत हम लोग अच्छे मतलब किस्मत वाले हैं कि ये चीज पढ़े और इस चीज को जानते हैं, नहीं तो मॉडर्न वाले भी ये सब चीज को कुछ मानते ही नहीं है। कभी वो लोग अपने मतलब हिस्ट्री में ये सब टेकिंग करते ही नहीं है कि आपको भूख लगती है कि नहीं। अगर पेशेंट बोला तो फिर उसके लिए कोई एंजाइम वगैरह जो भी देना है वो दे दिया, उनका कोई तो कंसेप्ट ही नहीं होता है। जी सर। ठीक है, डॉक्टर मनीषा मैम आप कुछ बताएंगी इस विषय पे, आपका क्या मत है? प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम, बताइए आप। जी सर, सर गृहिणी का जो आपने बताया है और ये जो सीरीज स्टार्ट की है ना सर, दिस इज ग्रेट। एंड ये मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको जरूरत थी इस सीरीज की। और इसमें जो जो चीजें आपने बताई है सर, जैसे अभी तक जितना गृहिणी की हम चिकित्सा करते थे उसमें बेसिकली शुरू करते थे आम पाचन और दीपन पाचन से। बट ये है कि जब से ये सीरीज देखी है सर, तब से ना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और जो उसकी अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है। जैसे अभी तक जितने पेशेंट थे मेरे पास, उसमें वो क्या करते थे कि जैसे 1-2 महीने उन्होंने फॉलो अप किया और फिर बाद में कोई भी फंक्शन हुआ कुछ भी हुआ तो वो फिर अपना वो डाइट चेंज कर लिया, फिर वो जो ट्रीटमेंट था वो 2 महीने का फिर 6 महीने प्रोलॉन्ग हो गया, किसी का 6 महीने का फिर और आगे हो गया। बट जब से आपने बोला कि 1 साल ट्रीटमेंट करना है और बाद में उसको शल्य चिकित्सा भी देनी है, तो अभी जो रिसेंटली मेरे पास पेशेंट आए थे उसको मैंने ऐसे ही समझाया कि देखिए ऐसा है, या तो आप इसको बीच बीच में अगर आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो उसमें या तो आप उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, और या आपको सिंसियरली ट्रीटमेंट लेना है तो आप 1 साल का लीजिए और उसमें जो है आपका बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। तो उसमें जो है सारे पेशेंट तो नहीं कन्विंस होते हैं, बट एक बहुत ही अच्छा पेशेंट था वो कन्विंस हो गया और उसने बोला कि मैडम आप 1 साल बोलेंगे मैं ईमानदारी से फॉलो करूंगा। तो उसको हमने जो है पिछले 2 महीने से दिया ट्रीटमेंट, 2 बार बदला है और उसमें उसको काफी अच्छा रिलीफ आ रहा है। और जैसा मेरा आपसे पहले भी डिस्कशन हुआ था उसमें हमने सिर्फ जो है बहुत सिंपल रखा है, आम पाचन किया है, दीपन है और उसके बाद जो है उसको पाचन किया। तो उसमें उसको काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर, और बहुत सिंपल सिंपल डाइट के चेंजेस कर दिए हैं और जो आप बताते हैं उसी तरीके से किया है। तो सर ये जो आपकी सीरीज है ये तो दिस इज कमेंडेबल, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। मैम आप और अभी उसमें प्रैक्टिस कर रही हैं तो आपको जब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है पेशेंट देखने में, तो आपको कितना खुशी होता होगा कि ग्रंथों में तो ऐसे ही बताया है, सेम पेशेंट में वही चीज दिख रहा है, कितना मजा आता होगा। सर अब पता क्या है कि अब एक्चुअल में जो है ना जो प्रैक्टिस का आनंद आ रहा है, क्योंकि अभी तक क्या था कि सिर्फ पढ़ा है और हम वो देख रहे हैं। बट अब जैसे एक साइंटिफिक थियोरी होती है ना कि हमने ये किया है और अब हमें जो है इसमें आम पाचन देना है या हमें दीपन देना है या इसमें हम पित्त शामक देंगे या वात शामक देंगे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। पहले क्या होता था कि नंबर ऑफ मेडिसिन भी ज्यादा हो जाते थे, अभी क्या है नंबर ऑफ मेडिसिन भी हम कम देते हैं, कम टाइम के लिए देते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे मैंने कुछ कुछ चीजें ना बना के रखी हैं, जैसे मान लो किसी पेशेंट को ये लगता है कि मुझे आप मिनिमम मेडिसिन दीजिए, तो उसमें जो है हमने बिल्व चून लिया, उसमें जो है थोड़ा सा शुंठी मिलाया और यदि पेशेंट कफज का हुआ तो उसमें थोड़ा सा त्रिकटु और मिला दिया। तो बेसिकली कहने के लिए बहुत सिंपल सी प्रिपरेशन हुई, बट उसी से उसको इतना वंडरफुल रिजल्ट आता है
पेशेंट भी खुश रहता है कि डोज कम हो गई है, और हमें भी ये लगता है कि हाँ, हम कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं कि उसको आप 15 दिन ले लीजिए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ऐसे करके सर आपका जो बताने का तरीका और जो आप एक सीक्वेंस से बताते हैं ना सर, ऐसे कोई नहीं बताता। रियली यू आर ग्रेट। मैम, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। आरती मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? हेलो आरती मैम। जी, प्रणाम प्रणाम सर। सर मेरा एक्चुअली एक क्वेश्चन था एक पेशेंट के बारे में सर। वो भी कल ही आया था, उसको क्रोन्स डिजीज है सर। उसको 11 साल पहले सर उसने पेन किलर लिया था 3-4 डोज में सर। उसने काफी ज्यादा डोज में ले लिया था, जिसकी वजह से उसको रात को मतलब पेन उठा था। और फिर उसके बाद उसने जैसे एंडोस्कोपी कराया तो उसमें उसका ये क्रोन्स डिसीज डिटेक्ट हुआ था। और सर उसको साथ में एब्सेस भी है उसके अंदर ही अपना इलियम और उसमें कोलन के बीच में सर उसको एब्सेस भी है सर। सर और उसका सर उसके बाद से सर उसको 11 साल से सर उसका लूज मोशन, बीच बीच में सर उसको ब्लीडिंग भी होता था। और पेरिएनल रीजन में ये गुदा के आसपास सर उसको सारा पेन भी बना रहता था। तो सर अभी वो जो मेजेलामाइन जो ये ड्रग रहता है सर, वही वो ले रहा है 3-3 बार। उसने स्टीरॉयड भी बहुत खाया, बहुत कुछ किया। तो सर हम इसमें क्या कर सकते हैं? अभी उसको नींद भी सर पूरी पूरी रात वो बोलता है कि मेरे को नींद आती है पर एक काम स्लीप नहीं आती। तो सर इसमें हम मतलब इसको कैसे देखें और इसमें हम क्या कर सकते स्मॉल हैं? इंटेस्टाइन में अल्सरेशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सरेशन वही कुष्ठ रोग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम इलियम, है ना? तो इसमें ये जी सर। सारा जो चिकित्सा अभी हमने चर्चा किया कि आप तक्र दीजिए, परपट्टी कल्प दीजिए, चांगेरी घृत दीजिए, नारसिंह चूर्ण दीजिए। पहले दीपन पाचन अनुलोमन करना है। ग्रहणी पे काम करने वाली विशेष जैसे चांगेरी घृत दीजिए। और जो मैं अपना कॉन्सेप्ट हमारे सर का है कि कुष्ठ रोग की चिकित्सा, जैसे कि आप सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुकुल, फिर उसके बाद में एकेटी, अमृता गुकुल, कैशोगुल, त्रिफला गुकुल, फिर उसके बाद में कुष्ठ की महातिक्त घृत, कुष्ठ की चिकित्सा करते जाइए और पिच्छावस्थी देते जाइए तो हो जाएगा। अगर म्यूकस आ रहा है क्या हमको? सर कफ आ म्यूकस भी रहा आ है? रहा है और मोशंस की तो वो बोलते हैं कि कोई गिनती नहीं है कभी। अभी तो जो ड्रग ले रहे हैं मेजाकोल, उससे थोड़ा सा कंट्रोल में है। तो वो बोलते हैं कि नहीं तो गिनती नहीं है मोशंस की, कभी 10 आ रही, कभी 11 आ रही है, कभी आ रही है, कभी कभी 2-2 दिन नहीं, कभी कम आती है। मोस्टली 8-9 मोशंस जैसे ऐसे हो रहा है। बिल्कुल जो खाते हैं पानी जैसे आता है। और उनका वजन इतना ज्यादा है, वेट उनका लूज नहीं हुआ। 5'7" हाइट और 97 kgs वेट है। तो यही ना कफज ग्रहणी जैसे सिम्टम है, वेट लॉस नहीं हो जी रहा है। सर। तो लेकिन दुर्बलता बताइए आप। फिर उसमें बिलाजिल जो आता है, बेल का बिलवावले, जी बिलाजिल जी दीजिए, सर। कुटजारिश दीजिए, नागकेशर चूर्ण, कुशानुक चूर्ण, जो कषाय रसात्मक द्रव्य है वो दे सकती हैं। या कुष्टक नगण, कंडुक नगण, वर्णगण, जो स्किन पे काम करे वहां के स्मॉल इंटेस्टाइन के। और परपटी कल्प दीजिए, आरोग्य वर्धनी वटी दीजिए, ये सुधा कल्प, प्रवाल पंचामृत, मुक्ता पिष्टी, कपर्दिका भस्म, शौक्तिक भस्म, ये सब दे दीजिए। और उनको बोलिए 1 से 1.5 साल लगेगा ठीक होने में, तो ठीक हो जाएंगे। सर और ये जो पिछावस्थी है ये कब से मतलब शुरू कर सकते हैं? थोड़ी देर ट्रीटमेंट देने के बाद के हफ्ते 10 दिन में कैसे? मैं तो मतलब मैं अपने प्रैक्टिस में गाय का, शुद्ध गाय का घी देता हूँ बस्ती में 100 ml। तो उससे न स्नेहन हो जाता है, तो जो छिल गए अंदर, अल्सरेशन हो सर, गया है, तो वहां रिलैक्स हो जाता है और म्यूकस आना थोड़ा कम हो जाता है। मैं पहले घी का देता हूँ, शुद्ध घी। फिर बीच बीच में जात्यादि तेल या व्रण रोपक, व्रण शोधक तेल, इन सब का देता हूँ। फिर उसके बाद पिच्छा बस्ती मैं शुरू करता हूँ या बीच बीच में देता हूँ। तो मोचरस सिद्ध जो है, शालमली और बहुत सारे जो द्रव्य हैं, लोत्र, जी सर। शालमली, तो पिच्छा बस्ती दूध में करके वो बस्ती देता हूँ। ठीक है सर। सर वो कितनी मतलब ml दूं वो 100 पिछावस्थी ml, वाला? 100 ml, ज्यादा नहीं, 100 ml ठीक है। तक जितना वो होल्ड जितनी करे देर पेशेंट। रिटेन कर जाए तो कर जाए बस। हाँ बस। और कभी कभी तो मैंने चंदन बला लाक्षादी तेल का बस्ती दिया, कभी मैंने शीर बला का दिया। लेकिन मैं देते गया, 1.5 साल तक देते गया, पेशेंट का अच्छा, हील होते जाता। मतलब लगातार कंटिन्यूटी में बस्ती देना है इनको? मात्रा बस्ती, हाँ। हाँ ठीक है सर। क्योंकि हमें ठीक है। वायु को भी जीतना है ना वहां पे। बार बार मोशन जा रहे हैं, मतलब वायु उनका विकृत है, तो हमें जी सर। संग्रहण भी करना है, वायु को भी ठीक करना है। और जितना तेल जाएगा, घी जाएगा, उतना लेयर्स हैं वो रिज्यूनेट होते हैं, नए बनते हैं। सर ये जो व्रण शोधन ऑयल आप बता रहे हैं, व्रण शोधन ना?
व्रण शोधन, व्रण रूपक, ये सब मिलता है पुणे के सब जगह। ठीक है सर। और सर ये जाति अधिकृत मतलब बिना मिलाई कुछ ऐसे ही मतलब 100 ml हाँ दे देना। ऐसे ही, हाँ। ठीक 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 है सर, थैंक यू सो मच सर। किसी को आरती राम मैम सर, को सजेस्ट करना है तो कर सकते हैं। राम सर इसमें मुझे ये पूछना था कि ये चूंकि ओवरवेट बहुत ज्यादा है, तो आपने बताया कफज है, तो हम इसमें जब इतना तेल वगैरह दे रहे हैं, तो तेल वगैरह घी दे रहे हैं, तो क्या वो थोड़ा उसको बढ़ा नहीं सकता है क्या, अगर हम रोज दे क्या रहे हैं इस बढ़ाएगा, तरह? क्या मतलब कि बढ़ाएगा? उसकी आम, अगर वो पचा नहीं जाके अंदर, तो बढ़ाएगा नहीं क्या आम वगैरह, उसको ऐसा बढ़ा सोचिए, वो चीज मत सोचिए, ये सोचिए कि वहां पे अल्सरेशन है, जख्म है। अच्छा। बॉडी को जितना चाहिए उतना एब्जॉर्ब होगा, बाकी निकल जाए। अब मैंने तो बोला ना, परपटी कल्प देना है, दीपन पाचन देना है हमें, जी आसव रिष्ट भी सर, दे सकते इसके साथ हैं। बस्ती के साथ हम दीपन पाचन लगातार 1 साल तक दे सकते हैं क्या? देना ही है उसमें, देना है। जी। लेकिन सर आरोग्यवर्धन दीपन को पाचन में कंटिन्यू। सिंपल ये तक्र भी काम करेगा हमारा, है ना? हाँ, नहीं तो दाड़िम अष्टक चूर्ण, अजमुदादि चूर्ण, हिंग अष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, ऐसे बदल बदल के दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और सर सारे इसमें जैसे आपने कल वो वसंत कल्प बताए थे सर, इसमें हाँ, स्वर्ण मालिनी वसंत का भी रोल अच्छा रहेगा या लघु मालिनी? बेस्ट होगा, बेस्ट हाँ होगा, जी। हाँ। बेस्ट अ, मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है सर। कौन से वाला शुरू मतलब शुरुआत में कौन सा दूं, लघु मालिनी या स्वर्ण मालिनी? लघु मालिनी से शुरू करिए, उसके बाद में फिर बाद में स्वर्ण मालिनी। ठीक 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 है सर, थैंक यू सो मच। और मैम अगर पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहा है तो एक बार उसकी स्किन देख लीजिएगा, स्किन थिन है क्या। अगर जैसे चमड़ी थिन है, पेट पे अगर कोई स्ट्राई मतलब लकीरें दिख रही हैं, तो वो ग्रहणी है ना, एट्रोफिड भी हो सकती है। जैसे जैसे शायद वातज ग्रहणी में बोलेंगे कि बार बार अतिसार हो रहा है इस दवाई के कारण। उसके स्टेरॉइड से वजन सर भी बढ़ सकता है। अभी अभी सर प्रेजेंटली उनका वो टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू कर रखा है। टाइफाइड है नहीं, पर वो बोलते हैं कि टाइफाइड के जो एंटीबायोटिक्स है उससे उनको मोशन कंट्रोल है, और साथ में वो जो मैजाकुल लेते हैं उससे उनको मोशन और एक पेरिएनल रीजन में जो पेन कंटिन्यू रहता था तो वो बोलते हैं वो कंट्रोल्ड है। बट जो स्टीरॉयड है उन्होंने जमकर 1.5-2 साल लगातार खाया, उसके बाद जब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, मतलब उनका ऐसा है कि जब भी वो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे अपना हैंड स्ट्रेच करते हैं, लेग स्ट्रेच करते हैं, चलते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, उनका पेट ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाता है, जो मतलब पेशेंट ने ऐसा बताया। जी मैम, तो जैसे बार बार अगर पेशेंट को मोशन हो रहा है ना, तो आते भी बाहर निकलना चाहती है मोशन के रास्ते से, मतलब वो जैसे बोलते हैं कि ओके। वाइटेशन ऑफ बात, तो उसके जी कारण जी पेरियनल पेन भी होता है जी मैम। तो मैम वही एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है मतलब कहीं ना कहीं पहले बात को ट्रीट करना हो यहाँ पे, ये भी संभव है जी मैम। ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा एक अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, हाँ, जिसको हाँ, आप बोले थे ना कि देने के लिए गाय का घी, तो वो उसको ले रहा है, हाँ। बोला कि सर बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। मैं आज उसको लाऊं क्या सर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा उसका, अभी लाइए, साल भर लाइए, से उसको ट्रीटमेंट पे हो रहा है। लाइए, अभी दो लाइए। लाता हूँ सर, 2-4 दिन से ले रहा है, बोला कि सर अभी बहुत अच्छा मतलब मुझे फीलिंग हो रही है जब से ले रहे हैं। और लगभग 30 ml लेता है, तो बोलता है कि 10 ml ही हार्डली निकलता होगा, सब ऑब्जर्व हो जाता है। बहुत आज बढ़िया। आप लाता हूँ मात्रा सर। कितनी दे रहे गाय के घी का? हाँ हाँ, शुद्ध गाय का घी का ही सिर्फ ले रहे सर, बोले थे एक बार पूछे थे तो बोले थे कि गाय का घी का देने के लिए। तो अभी फिर उसको थोड़ा सा कंफर्ट नहीं लग रहा था, म्यूकस वगैरह आ रहा था, हम बोले कि लेना शुरू करिए। अभी 2-4 दिन से लेना शुरू कर रहा है, किया है, बोला है कि अभी अच्छा फीलिंग हो रहा है सर। मैं ठीक है, लाता हूँ सर आज उसको थोड़ा सा बहुत अच्छा आज सर। लाइए सर, और ये लाइव समझ आ जाएगा कि घी का बस्ती देने से क्या फायदा होता है, सबको समझ आ जी जी जाएगा। जी प्रणाम सर। हाँ जी मैम, बताइए सर मैम। मेरा अभी 10वां महीना है, एक पेशेंट चल रहा है, और बाकी तो गृहिणी के पेशेंट चलते हैं 3 महीने 6 महीने के अंदर ले करके, और फिर वो अच्छे स्वस्थ हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम स्वस्थ हो गए तो वो रिपीट नहीं करते हैं। बट एक तो चल रहा है GARD का 3rd ग्रेड का पेशेंट है, और उसको कम से कम 22-23 साल पुराना प्रॉब्लम था, भोपाल से पेशेंट है, और वो अभी 10 महीने लगभग हो गया, और वातानुलोमन करके, और मैंने स्नेह का ही चलाया। और जैसे अभी विकास सर बोल रहे थे कि घी खिला रहे तो मोटा है, तो इसमें वो मैटर नहीं काम करता। हमको पहले ये व्रण है, अंदर उसके व्रण है, उसको हील करना है और स्नेहन से करना है। और इतनी रुक्षता आ जाती है कि जब तक हम स्नेह नहीं देंगे
तब तक वो हम कभी भी मेडिसिन खिलाते रहें, परपटी खिलाते रहें, कुछ भी खिलाते रहें, नहीं रिकवर होता वो। तो इसका सर्वप्रथम हमारा स्नेह पान या बस्ती के माध्यम से या खिचड़ी में डाल करके इसको कंटिन्यूअसली दे करके फिर आप दीपन पाचन को बहुत अच्छे से ले जाइए, तक्र पे ले जाइए और धीरे 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 उसको बल आ जाता है। और मैक्सिमम इनको अर्श होता ही है, पाइल्स का प्रॉब्लम होता ही है मैक्सिमम 90% में। तो हमें वो भी देना पड़ता है, बीच बीच में अनुलोमा देना है, अनुवासन बस्ती, कभी कभी मात्रा बस्ती, इंदुकांतम घृत का देती हूँ, जात्यादि का, फिर पंचतिक्त घृत का थोड़ा सा मुस्ता का मिला करके, जैसे नहीं हुआ इनको 5-5 दिन तक मोशन नहीं होता है, जब होगा तो खूब पतला पतला होगा, ऐसे होते जाएगा और ऐसी कुंथ होगी, मरोड़ होगी, ये सब। तो इनमें अभी लाते लाते ये पेशेंट हमारे अभी लगभग पिछले 2 महीने से कोई शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर भी कुछ शमन औषधि ले रहे हैं, बीच बीच में लेहम ले जाते थे, त्रिवृत लेहम वगैरह के बीच में कभी नहीं हुआ तो इसको ले लूंगा मैं। और अभी नॉर्मल डाइट पे लगभग आ गए हैं और इन्होंने एंडोस्कोपी भी कराए तो इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। वहाँ के भोपाल के डॉक्टर ने बताया कि बहुत बढ़िया है और आप काफी जो क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच गए थे उससे आप बैक आ चुके हैं और आप उस चीज को कंटिन्यू करिए। तो मैम गृहिणी की चिकित्सा बहुत अच्छी है, हमारे आयुर्वेद में ही है। बाकी लोग जीवन पर्यंत मृत्यु तक को प्राप्त कर जाते हैं और उनकी चिकित्सा नहीं हो पाती है। मैम और जो इसमें घृत पान कराना है, ओरली देना है मैम, वो मतलब ऑलमोस्ट जैसे पेशेंट अगर कफज ग्रहणी का है तो कितना ऑलमोस्ट पर डे दे सकते हैं? तो उसका कफज ग्रहणी का है तो उसको हिंगू आदि के साथ घृत दे दीजिए, साथ में मूंग दाल के साथ में दे दीजिए, उसको डाल के तक्र में डाल करके दे दीजिए, तक्र में आप हिंगू डाल करके दे दीजिए। और जैसे स्नेह पान करा रहे हैं तो सुबेरे का करा दीजिए, थोड़ा सा उसमें त्रिकटु वगैरह डाल दीजिए, उसको दीजिए, कैसे भी करके 10-20 ml से शुरू करिए उसको। मतलब उसमें और सबसे बढ़िया तो फिर ये तिक्त जो है, जैसे कुष्ठ का भी चिकित्सा साथ रहेगा, तो जैसे महातिक्त है या मुस्ता सिद्ध घृत, कुछ भी ऐसा मतलब जो हाँ मैम, तिक्त भी हो। स्टार्टिंग में ना पेशेंट, स्टार्टिंग में आपको पेशेंट के साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा सपोर्ट करके, कभी नहीं ले पाते हैं वो लोग, कड़वा लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो धीरे धीरे, कई तो स्टार्टिंग खाते मतलब ही नहीं है, गोघृत जैसे सर ने बताया तो वही बेस्ट हाँ रहेगा, मतलब पेशेंट हाँ, थोड़ा कई तो खाते ही नहीं है, तो तिक्तकम बिल्कुल बिल्कुल। कषायम में टैबलेट दे देती हूँ और फिर नॉर्मल आप गाय का घी खा लो, आप गाय का घी क्योंकि लोड़ो। जो जैसे पेशेंट आते हैं उनको जैसे वो बहुत सारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके आते हैं, तो वो पहला उनका यही होता है कि सर मैम हमको तो घी, उन्होंने बोला कि जहर है ये, हाँ आपने खाना ही नहीं है घी। हाँ, खाने ही पहले ही नहीं उनका है। ये होता है कि घी खाना ही नहीं है, और इनको बनाना बहुत ज्यादा, केला बहुत ज्यादा खा 2-3 रहे होते हैं वो सप्ताह लोग। तो मैम ऐसे ही प्रिपेयर करने में लग जाता है उनके मानस को ही, और धीरे 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 वो समझ जाते हैं, फिर वो पूरा सालों साल चलते हैं मैम साथ में। और वो ठीक होकर के ही जाते हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। तो इसमें हमको अपने जो इतनी अच्छी, अभी मैडम से भी हमारी बहुत पहले डिस्कशन हुई थी, अंजना मैम ने भी बहुत अच्छा वातज कफज और सन्निपातज ये विश्लेषमक ग्रहणी पर भी काफी प्रकाश डाले थे, और सर ने तो बहुत डिटेल से इतने अच्छे से, और हम लोग की तो पढ़ाई इतनी अच्छी हो रही है इसमें आयुष दर्पण पे कि सीधे ग्रहणी से ही होकर के सारी ट्रीटमेंट होती है, पहले पहले आप इसको ठीक करिए फिर अदर को जाइए। तो वैसे ही हमारे पास इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, और वातज पित्तज कफज को हमको डिटेक्ट करके और उसको एनालाइज करके पेशेंट को आपको मोल्ड करना है, पेशेंट को जितने अच्छे समझा सकते हैं। और इसमें वाकई जो सर ने बताया कि दवाइयाँ हमारी बहुत कम हो गई, नहीं तो बहुत सारे योग को घोंट पीस के और हमको एनी हाउ ठीक करना रहता था, अब नहीं, अब तो इसमें ही इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग 50% केयर कर लेते हैं। और घृत पान तो बहुत ही आवश्यक है इसमें, बहुत जरूरी है। और पिच्छा बस्ती जैसे दे रहे हैं तो उसमें पेशेंट थोड़ा उकताहट होती है उसको, तो ऐसे अनुवासन बस्ती या मात्रा बस्ती में भी आप उसको ले करके अनुलोम करके और वायु को, और फिर आप ओरली कुछ शमन चिकित्सा के साथ चला करके बोलबद्ध रस वगैरह सब दे सकते हैं साथ में। पीयूषवल्ली रस भी जीरका के साथ देंगे, जीरा का फांड देंगे, या उसमें आप तक्र में देंगे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। तो या थोड़ी सी एरंद भ्रष्ट हरित को मैं थोड़ा सा इसबगोल में और हल्के गुनगुने दूध में भी दे देती हूँ, तो बहुत अच्छे से इजीली उनके अनुलोम होकर के वायु नीचे आ जाती है। नाभि पूरण करेंगे, चांगेरी घृत एक अच्छा हमको कॉन्सेप्ट मिला अभी, चांगेरी घृत का, ये बहुत सारी चीजें आ गई मैम। कॉन्फिडेंस से करिए, बिल्कुल गृहिणी के सारे पेशेंट ठीक करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी,
और डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि नारसिंह चूर्ण का अनुपान क्या रखेंगे ग्रीष्म ऋतु में बलनातक होने से, बट नवनीत? हाँ, नवनीत रखेंगे। नवनीत रखेंगे, गुड़ का आंवले का मुरब्बा। क्या सर, सुनाइए पड़ा मुझे। आपका ही आवाज से इको हो रहा है। आंवले का मुरब्बा रखेंगे या फिर गुलकंद रखेंगे। अच्छा जो पित्त नामक द्रव्य है वो रखते हैं। सर, इसका डोज कितना लेना चाहिए? 1 चम्मच सुबह शाम, 1 टीस्पून, 5 से 10 ग्राम। जी अच्छा, थैंक यू सर। हमारे आदरणीय सर आ गए, नवीन सर आ गए, डॉक्टर नवीन जोशी सर। अच्छा, हमें सेशन बंद करना है, मैं तो भूल ही गया। हाँ डॉक्टर सर, नवीन जोशी सर, मैं क्या करूं, आप ही होस्ट हैं सर।